अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास साइंस में जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था हाउ डू वी मैप मैटर, ठीक है ना। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको डिटेल बताई थी। सबसे पहले ये कि मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस रखती है, वेट रखती है, मैटर होता है। फिर हमने बोला कि मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स होती हैं हमारे पास। फिर आफ्टर ऑल हमने आपको डिस्कस किया था सब्सटेंसेस के बारे में। हमने आपको बताया था कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं, ठीक है ना, कि जिनके जिनके अंदर जो प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं और वो जस्ट वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और पार्टिकल से बनते हैं। जबकि इम्प्योर सब्सटेंसेस हमारे जो होते हैं ना, वो कंपोज्ड होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस से। इसको मिक्सचर भी कहा जाता है। तो जो हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मिक्सचर, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस थे उनके 2 टाइप्स थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जिनके बारे में भी हमने आपको बहुत डिटेल में बताया। फिर हमने आपको इम्प्योर सब्सटेंस का वीडियो दिया। तो मैंने आपसे बताया भाई इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है कि मिक्सचर है, तो मिक्सचर के हवाले से आपको पेट्रोलियम है, एयर है, इसके अलावा हमारे पास रस्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें, बेकिंग सोडा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं हमारी, ये इम्प्योर सब्सटेंस है। वजह क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल और एक से ज़्यादा पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आकर इसके बाद हमने आपको मॉलिक्यूल्स पढ़ाए थे और मैंने आपसे कहा था कि जब कभी कोई भी सब्सटेंस मल्टीपल एटम को कंसिस्ट करे, यानी उसमें एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद हो और वो ज्वाइंट हो जाए एक दूसरे के साथ, दैन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, ओके। फिर हमने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको टेस्ट में दिया था केमिकल रिएक्शन, जो आपने सही तरह अंडरस्टैंड नहीं किया, अंडरस्टैंड भी नहीं किया, फिर इसके बाद आपने होमवर्क करके भी हमें दोबारा सेंड नहीं किया, ठीक है ना, कि उसमें जो करेक्शन है। तो लिहाजा इस वीडियो के अंदर मैं आपको करेक्शन बता रही हूँ। मैंने देखिए आपको सवाल जो दिया था ना, मैंने आपसे कहा था कि आप उस लाइन को, उस डिस्क्रिप्शन को आप केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में लिखें। जैसे सपोज मैंने आपको दिया था व्हेन 2 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको ना कुछ क्वेश्चन पेपर में दिए थी चीज़ें, सही है। इसको आपने ना केमिकल रिएक्शन में लिखना था। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या, देखें क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, हाइड्रोजन 2, यानी कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन को किससे जाहिर किया जाता है, H से। लिख दिया 2, तो ज़ाहिर मॉलिक्यूल कहाँ लिखे जाते हैं, यहाँ। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं लिखते 1 के लिए। तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, दीज आर द रिएक्टेंट एंड दे फॉर्म अ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या बना हमारा, H2O। समझ रहे हैं बात को। इसी चीज़ को अगर मैं आपसे डायग्रामेटिकली भी बोलूं कि आप बताएं कि भाई H2 का यानी वाटर का जो हमारे पास से केमिकल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, तो इसकी डायग्राम भी देखें, ये क्या होती है, ये ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, सही है ना। फिर इसके साथ ये 2 हो गए हमारे हाइड्रोजन, तो ये बॉन्डिंग भी आ गई, यानी H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इस तरह से बनते हैं केमिकल रिएक्शन, इस तरह से बनती है केमिकल इक्वेशंस, जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी तरह केमिस्ट्री में ना कुछ वर्ड भी इस्तेमाल होता है। अगर मोनो का वर्ड आ रहा है समझ जाओ यहाँ पे 1 होगा। कोई भी चीज़ अगर CO दी हुई है खाली, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जब यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों चीज़ें 1 1 है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आता है डाई का वर्ड जहाँ कभी भी है वहाँ पर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, तो 2 इंडिकेट करते हैं केमिस्ट्री में डाई से। समझ रहे हैं बात को। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए जब कभी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल फार्मूला या कोई भी केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। इसी तरह 3 अगर हो तो फिर क्या लिखते हैं, ट्राई। इसी तरह आप आगे देखिएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 होता है, तो हम उसको फेट में पढ़ते हैं, जैसे सल्फेट
फॉस्फेट, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको मज़ीद ये चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। अच्छा भाई, हमने जब मॉलिक्यूल्स के हवाले से बात की थी ना, तो ये इस तरह से होगा ये काम। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप उन तमाम तर चीज़ों को इस फॉर्म में करके लेके मुझे सेंड कीजिएगा। ये करेक्शन है आपकी टेस्ट की। अब हम बात करते हैं, जब हमने मॉलिक्यूल्स की बात की ना, तो अब हमारे पास एक और टॉपिक जो इससे जुड़ा हुआ है वो है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। पॉलीमर्स क्या होता है? इसमें होता है क्या है कि व्हेन मैनी कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ 2, 3 और 4 एलिमेंट। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स आपको पता चल गया कि क्या होते हैं, ठीक है ना? आपको मालूम है ना कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं किसी एक वेरियस वेज के अंदर, तो कंपाउंड चेंज भी हो सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड के अंदर, सही है ना? तो हमारे पास वो ये कह रहा है कि जब बहुत सारे कंपाउंड्स कंसिस्ट करें 2, 3 या 4 एलिमेंट और वो बॉन्ड हो जाए एक दूसरे के साथ, विच आर बॉन्डेड टुगेदर, बट सम कंपाउंड कैन बी मच लॉन्गर या लार्जर। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी बनेंगे जो बहुत बड़े हो जाएंगे। जैसे हमारे पास, मैं आपको सीधी सी एग्जांपल दूँ, ग्लूकोज है। ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये पॉलीमर्स है, C6H12O6 इसका जो है वो केमिकल फार्मूला है। तो ये क्या है, इसके अंदर कंपाउंड जो है ना वो 2, 3 या 3 से ज़्यादा यानी 4 या इससे भी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हुए हुए, सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलीमर्स के बारे में, मैनी कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ many compound consist of 2, 3 or 4 elements bonded together but some compound can be much लार्जर बोलो, लॉन्गर बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना? तो ये जो दीज लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये एक स्मॉल यूनिट मॉलिक्यूल बनाते हैं। दीज लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए ना और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया, कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर यूनिट मॉलिक्यूल। ये कंसिस्ट करेगा स्मॉलर एक यूनिट मॉलिक्यूल, यानी सारे कंपाउंड मिल रहे हैं, ठीक है ना, और एक बड़ा सा कंपाउंड बना रहे हैं। और फिर ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये जो सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल, इसके अंदर एक स्मॉल यूनिट मॉलिक्यूल मौजूद होता है, ठीक है, स्मॉल यूनिट मॉलिक्यूल मौजूद होता है। तो ये क्या करता है, एक सेम काइंड का होता है और ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है, ऑफ द सेम काइंड ज्वाइन टुगेदर, ऑफ द सेम काइंड ज्वाइंड टुगेदर, ठीक है ना? तो ये जो लॉन्ग मॉलिक्यूल है हमारा, जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स के 2, 3, 4 कंपाउंड्स के मिलने के बाद बन रहा है, ये कहलाता है पॉलीमर्स। क्या कहलाता है? पॉलीमर्स। द लॉन्गर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीमर्स, सही है। तो ये जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स कहलाते हैं। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना, कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। जब कभी बहुत सारे कंपाउंड 2, 3 या 4 एलिमेंट्स को कंसिस्ट करते हैं और वो बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह से बाउंड हो जाते हैं कि एक बहुत बड़ा कंपाउंड जो है, बहुत बड़ा कंपाउंड जो है वो नज़र में आता है या बन जाता है। ये लॉन्ग मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा मिलने से, और ये सेम काइंड के होने चाहिए, ये बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो लॉन्गर मॉलिक्यूल होता है ना, ये हमारा कहलाता है पॉलीमर्स, ये पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम केमिकल फार्मूले के बारे में बात करते हैं ना, केमिकल फार्मूला, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंबल्स क्या होती है, ठीक है। जब तक आपको सिंबल्स नहीं पता होगा, जब तक आप केमिकल फार्मूले को कभी भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हमारे पास सिंबल्स जो होती है, एक्चुअली वो क्या होती है, हर एलिमेंट की कोई ना कोई सिंबल होती है। सिंबल इट इज़ द एब्रीवेशन या एब्रीवेटेड नेम
इट इज़ द एब्रीवेटेड नेम ऑफ एनी एलिमेंट एन एलिमेंट। अब इसमें होता क्या है, इसमें ना दो तरह की सिचुएशंस होती है, समझ रहे हैं बात को। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग दो तरह की सिचुएशन है, देखिए सिचुएशन मैं आपको बता दूं। जैसे हाइड्रोजन है, ये लिखा मैंने, सही है, जो इसका फर्स्ट लेटर होगा ना वही इसका सिंबल है H, समझ रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि H नहीं लिखा हुआ, H2 लिखा हुआ है, यानी इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है, तो ये भी सिंबल है, समझ रहे हैं बात को। बाज़ दफ़ा हम लोग लैटिन नेम्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लैटिन नेम्स, ये भी सिंबल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे सोडियम है, सही है ना, हमारे पास सोडियम है। अब सोडियम को किससे जाहिर किया जाता है, Na से। इसका लैटिन नेम क्या हो गया, नेट्रियम, लेकिन इसको शॉर्ट में जाहिर किया जाता है, सही है। इसका जो केमिकल नेम है सोडियम का वो नेट्रियम है, लेकिन इसकी सिंबल क्या होगी, Na होगी, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स जो है वो भेजी थी। इसके साथ साथ मैं आपको एक इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ना एक क्लास रखूँगी मैं आपके प्रोडक्ट टेबल की। प्रोडक्ट टेबल जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी हम केमिकल फार्मूले और केमिकल इक्वेशंस को पढ़ते हैं, जब तक आपको ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में पता नहीं होगा कि प्रोडक्ट टेबल क्या होता है, ग्रुप्स और हमारे पास, सही है ना, ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स हमारे पास कितने होते हैं, कौन सा होमोजीनियस हो गया, कौन से जो है हमारे पास से अल्कली के मेटल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वो है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें आपको जब आप इनको सिंबल से याद रखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये ग्रुप ए का एलिमेंट है या ग्रुप 7 का एलिमेंट है, ठीक है ना, या कौन सा पीरियड है ये। तो इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली जो वीडियो आएगी मेरी वो प्रोडक्ट टेबल के हवाले से आएगी। पहले जब आपको प्रोडक्ट टेबल को रीड करना, स्टडी करना और एलिमेंट, और इसमें होता है क्या है कि प्रोडक्ट टेबल के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या पीरियड्स हैं उनको याद रखा जाता है। कि अगर मैं आपसे बोलूँ भाई सोडियम कौन से ग्रुप का है, तो अगर आपको पढ़ा हुआ होगा तो आप फ़ौरन बता दोगे टीचर इस वाले ग्रुप का एलिमेंट है ये, समझ रहे हैं। तो पहले इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, तो आप केमिकल फार्मूले को बआसानी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रा प्लीज़ ख़याल रखिएगा, ठीक है, कि जो काम भी आपको दिया जाए उसे वक्ती तौर पे आप पूरा उसी तरीके से कंप्लीट करें। उसके साथ जो भी आपका होमवर्क आ रहा है उस होमवर्क आउटलाइन को भी आपने साथ साथ कवर करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।